Assalamu alaikum. Welcome to Score Online Coaching Academy and its project The Bioscore जिसमें हमारा जेनेटिक्स के ऊपर सिलसिला जो है वो शुरू है। और जेनेटिक्स के कोर्स में हम क्लासिकल जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी हवाले से आज जो है हम अपने जो कि पिछले टॉपिक में हमने जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज को डिस्कस किया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर एंड इट्स मैकेनिज्म को। हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे जीन्स जो है वो कैंसर को डिराइव करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कैंसर कैंसर से। और कैंसर को जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिफाइन करते हैं, सो व्हाट इज कैंसर। कैंसर जो है वो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं कि कैंसर है वो एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। ठीक है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज एन एबनॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सेल जो है वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड रीडिवाइड एंड रीडिवाइड और इस तरह से करके वो अगेन एंड अगेन जो है क्या होता जाता है, डिवाइड करता जाता है। सो दिस इज एन एबनॉर्मल सेल डिवीजन या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है। सो कैंसर जो है वो फंडामेंटली, ये जो डिजीज है वो जेनेटिक अल्टरेशंस की वजह से जो है वो डिराइव होती है। नाउ सी, ड्राइव होती है। अच्छा, इसमें जो है वो क्या होता है कि जेनेटिक्स में जीन्स में आती है म्यूटेशन। तो किसी भी किस्म की म्यूटेशन जो है वो कॉज कर सकती है कैंसर को। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कहता है कि म्यूटेशंस इन द सेलुलर डीएनए। कौन सा सेलुलर डीएनए? क्योंकि इंसान के सेल में अगर हम देखें तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है वो क्या मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह जो है वो न्यूक्लियस में भी जो है वो क्या होता है, वो डीएनए मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए मौजूद होता है दैट इज लीनियर डीएनए। ठीक है। और ये जो डीएनए होता है ये बेसिकली इसको हम सेलुलर डीएनए कहते हैं। और इसमें जब म्यूटेशंस आती है तो इसकी म्यूटेशन की वजह से जो है वो डिसरप्शन आती है इन द प्रिसाइज कंट्रोल मैकेनिज्म्स। जो कि बेसिकली कौन कौन से मैकेनिज्म्स के ऊपर जो है वो डिसरप्शन आ सकती है या उनमें जो तसलसल है वो ख़त्म हो सकता है, या फिर उनमें सेल ग्रोथ जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसकी डिवीजन पे इफेक्ट आ सकता है, इवन कि उन सेल्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो कैंसर जो है वो उसमें जो जीन्स होती हैं उसकी जेनेटिक डिसरप्शन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है व्हेन जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स और नॉर्मल सेल ग्रोथ एबनॉर्मल बन जाती है और नॉर्मल सेल डिवीजन एबनॉर्मल हो जाती है। और ये क्या करते हैं, एक सिंगल हेल्थी सेल को एक मैलिग्नेंट वन में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज द मैलिग्नेंट वन? कैंसर जो है वो दो टाइप का होता है। एक हम जिसको कहते हैं कि ये B9 है। ठीक है। जो कि लोकल ही होता है, ये जिस जगह पे काज होता है उसी जगह के ऊपर ही ये कैंसर जो है वो चलता है। उसी फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गन का है तो उसी ऑर्गन में ही रहेगा। एक जो है वो क्या होगा, एक जिसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट जो है वो क्या होता है, ये फैलता रहता है। मैलिग्नेंट क्या होता है, ये फैलता रहता है। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक किसी एक टिश्यू का है तो वो टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, वो दूसरे टिश्यू तक जो है उसको वो फैल जाता है। ठीक है, उसको फैला देता है। क्लियर? तो ये जो है मैलिग्नेंट और बिनाइन में फ़र्क होता है। मल्टी स्टेप प्रोसेस है कैंसर, कैंसर का एक स्टेज नहीं है। तो कैंसर के यहाँ पे जो है वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल करें कि पहले जो है वो इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन होती है टिश्यू की। ठीक है। फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन से जो है ये समटाइम जो है वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अल्सर से जो है ये अगले स्टेज में जाएगा 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 और इसी तरह ये चलता रहेगा, मल्टी स्टेप जो है ये चलता रहेगा। और एट द एंड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। फिर कैंसर में भी आगे इसकी स्टेजेस होती हैं, 3-4 स्टेजेस की होती हैं। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है
आहिस्ता आहिस्ता सिंगल सेल जो है वो एकोमुलेट करता है, सिक्वेंशियल म्यूटेशंस होती हैं और फाइनली जो है वो लीड करता है टुवर्ड द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन यानी कि ग्रोथ ऑफ द सेल एंड मैलिग्नेंसी। ठीक है, और फिर वो इसी तरह फैलता है। ठीक हो गया। ओरिजिन म्यूटेशंस का क्या होता है? सम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल दिस हार्मफुल म्यूटेशन कैन बी आइदर इनहेरिटेड। ठीक है, अगर फैमिली में ट्रेवल कर रही है तो फैमिली में उनकी जर्म लाइन में है तो वहां से आएंगे पेरेंट्स से, या फिर समटाइम जो है एक्वायर्ड होता है, सोमेटिक होता है थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा किसी पोल्यूटेंट को एक्सपोज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा किसी टॉक्सिक चीज को एक्सपोज होते हैं, या बहुत ज्यादा खासकर जो यूवी रेज हैं उनको एक्सपोज्ड होते हैं, तो उससे जो है ये फैलते हैं। फिर जो है ये कार्सिनोजेन्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। कार्सिनोजेन्स आर दोज particles and those substances or those agents which can cause the cancer। ठीक है, carcinogens, all those factors which can cause कैंसर आर नोन एज कार्सिनोजेंस। या फिर जो है वो रैंडम एरर्स होते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो उस वक्त भी इसमें ये जेनेटिक म्यूटेशन आ सकती है। होप कि अभी ये आपको क्लियर होगा कि कैंसर है क्या और ये किस तरह से जेनेटिक्स में आता है और फिर ये अपने इसकी प्रोग्रेस होती है। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मजीद जो है वो कैंसर के बारे में देखते हैं कि कैंसर जो है इसकी ये किस तरह ड्राइव होता है और कैसे जो है ये सारा फिनोमेना वो चलता है। उससे पहले जरा इस बोर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं। चलें अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ से हम जो है इस स्लाइड से हमें अंदाजा लगेगा कि की जेनेटिक प्लेयर्स कौन कौन से हैं, ओंकोजीन्स क्या होते हैं और ट्यूमर सुप्रेसर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइमरी दो जो है वो क्लासेस होती हैं जीन रेगुलेट, जो है वो जीन जो रेगुलेटरी जीन्स होती हैं उनकी, जो कि सेल की लाइफ और डेथ को जो है वो क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, सेल की लाइफ एंड डेथ को क्या करते हैं, डिराइव करते रहते हैं। तो ये जो है और इनकी डिसरप्शन जो होती है, जो कि बेसिकली जो है इनकी अगर इन्हीं की यही जो दो क्लासेस हैं या सेल लाइफ को या डेथ वाली को जो रेगुलेट करते हैं, इनमें अगर डिसरप्शन आती है तो ये बेसिकली कैंसर डेवलपमेंट तक हमें लेके जा सकते हैं। ठीक है, या नहीं? ओंकोजीन्स, नॉर्मली ओंकोजीन्स वो ओंकोजीन्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या क्या काज करते हैं, ये कैंसर कॉजिंग होती हैं, ये कैंसर कॉजिंग। लेकिन चलिए इसको मजीद हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, प्रोटो ओंकोजीन्स कहते हैं। प्रोटो ओंकोजीन्स जो है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे हमने ओंकोजीन्स लिखे बट दीज आर द नॉर्मल जीन्स। ठीक है, तो ये हमने इनको ओंकोजीन्स लिखे बट दीज आर द नॉर्मल हेल्दी जीन्स दैट प्रोमोट एसेंशियल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन पाथवे। ठीक है, एक्टिंग लाइक द गैस पेडल्स ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली नॉर्मल है। ठीक है, ये हालांकि क्या होते हैं, नॉर्मल है, हेल्दी है और प्रोमोट करती है एसेंशियल सेल ग्रोथ को और डिवीजन पाथवेज को जो है वो प्रोमोट करते हैं। ठीक है, तो ये इनके तीन फंक्शन है मेन, कि नॉर्मल है, हेल्दी जीन्स हैं और एसेंशियल ग्रोथ एंड डिवीजन को प्रोमोट करती हैं। ठीक है, ये व्हेन म्यूटेटेड, अगर इनमें म्यूटेशन आती है, अगर इनमें म्यूटेशन आ जाती है तो फिर यही जीन जो प्रोटो ओंको हैं, इनसे आप प्रोटो वर्ड को निकाल लेंगे तो ये सिर्फ क्या बन जाएंगे, ये ओंको जीन्स बन जाएंगे यानी कि कैंसर काजिंग, यहाँ जैसे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन को, यानी कि सेल ग्रोथ को जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को ये प्रोमोट करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम द सिमल्टेनियस प्रेसिंग द गैस एक्टिवेटेड ओंकोजीन्स। ठीक है, गैस एक्टिवेटेड गैस जीन्स या एक्टिवेटेड जो है वो ओंकोजीन्स एंड डिसेबलिंग द ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स इनएक्टिवेटेड ट्यूमर सुप्रेसर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक कौन लगाता है? फॉर एग्जांपल एक जीन है वो प्रोटो ओंको थी, ठीक है, नॉर्मल थी, और अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो कन्वर्ट हो गई है ओंको में, जो कि क्या काज कर रही है, ओंको, वो काज कर रही है कैंसर। तो उसको मजीद उसको रोकने के लिए भी बॉडी में सिस्टम होता है। तो ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स होती हैं जो कि बेसिकली इनके ट्यूमर फॉर्मेशन को रोकते हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उस सेलों की ग्रोथ ही रोक देते हैं, ताकि वो जब ग्रो नहीं होंगे तो इस तरह कैंसर बढ़ेगा नहीं
हाल्ट कर देते हैं उनके सेल साइकिल को, ताकि सेल साइकिल नहीं चलेगा तो उसमें जो म्यूटेशंस हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं या जो उनकी डिवीज़न हो रही है, तो वो जो है वो क्या रुक जाएगी सारी चीज़ें और इस तरह ट्यूमर सप्रेस हो सकते हैं। या अच्छा, अब वो इनको कैसे पता चलता है? इनको ऐसे पता चलता है कि डीएनए जब जो है वो डैमेज हो गए तो इनको पता चल जाता है ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स को। तो ये डीएनए डैमेज होने पे ये एक्टिवेटेड होते हैं और एक्टिवेट होके सेल ग्रोथ और सेल साइकिल को रोक देते हैं। और इसी तरह अच्छा एक काम ये क्या करते हैं, 2 काम करते हैं कि ये सेल साइकिल और सेल ग्रोथ को रोकते हैं। तीसरा काम इनका क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं, उनको रोक के डीएनए को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये अच्छा, अब देखें इधर हम लिखते हैं, ये क्या-क्या काम करेंगे। नंबर 1 जो है ये सेल की जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को ये क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है? इसको रोक देंगे। फिर यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं कि ये इनका सेल का जो साइकिल है, उसको भी क्या कर देंगे, उसको भी नहीं चलने देंगे, रोक देंगे। ये 2 काम हुए। फिर फर्दर जो है हम ये कहते हैं कि ये क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे डीएनए रिपेयर को। यहाँ पे ये क्या करेंगे, डीएनए को जो डैमेज हुआ है, जो जीन्स डैमेज हैं, उनको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर तो रिपेयर नहीं हो सकता देन व्हाट दे डू, दे एक्चुअली परफॉर्म एपोप्टोसिस, ठीक है? उस सेल को ही मार देंगे। जब उसको यानी कि उसको क्या कर सुसाइड करवा देंगे और ये सुसाइड कैसे होती है? वी नो कि लाइसोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम में उनकी सुसाइडल बैग, वो जो हम पढ़ते होते थे, सुसाइडल बैग वाली एक्टिविटी क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है? और वो क्या करते हैं, वो जो उन सेलों के अंदर ही जो है ये बहुत सारे लाइसोसोम जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और एट द एंड ये क्या करते हैं, ये लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट होते हैं और बर्स्ट होके पूरे सेल को क्या कर देते हैं, लीक आउट कर देते हैं, सेल की डेथ कॉज़ कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये इम्पोर्टेंट है कि सेल ग्रोथ को स्टॉप, सेल साइकिल को स्टॉप, डीएनए रिपेयर को इंक्रीज़ करना और एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ को जो है वो इंक्रीज़ करते रहे। ठीक है? अगर ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन भी इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, ये भी काम नहीं करते, तो सेल अपना क्रूशियल ग्रोथ जो है उसको क्या करते हैं, वो उसकी रिटार्ड हो जाती है और उसमें जो एबिलिटी टू रिपेयर है, यानी कि सेल अपने जेनेटिक डैमेज को रिपेयर भी नहीं कर सकता। इस वजह से कैंसर काज़ हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह ये जो जीन्स हैं, ये जो प्रोटो ऑन्को जीन्स हैं, ये जब ऑन्को जीन में कन्वर्ट होंगे, तो फिर ये सारा सिनेरियो बनेगा। अगर उन कन्वर्ट हो भी गए, तो उनकी ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ब्रेक ना लगी, तो फिर तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये सारे जो है वो कैंसर कॉज़िंग बन जाएँगे और कैंसर कॉज़िंग में ये हेल्प आउट करेंगे, कैंसर कॉज़ करने में। क्लियर? So this is the whole mechanism initially to develop the cancer in a healthy person. Okay, now move next. मैकेनिज्म ऑफ ऑन्कोजीन जो है उसकी जो एक्टिवेशन होती है वो तो हमने यही पढ़ा कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है वो कहते हैं कि मस्ट अंडरगो अ गेन ऑफ फंक्शन mutation to become hyperactive oncogenes. This can happen through the several distinct genetic mechanisms. अब इस ये कैसे प्रोटो ऑन्को से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए पॉइंट म्यूटेशन जो है वो एक फैक्टर है। ये हो सकता है कि किसी जीन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो है वो क्या हो जाए, वो चेंज आ जाए और अल्टर कर दे उसके रिजल्टिंग प्रोटीन को। फॉर एग्जांपल उसने जो है ये मैसेंजर आरएनए था और उसने बनानी थी एक्स प्रोटीन, ये एक्स की जगह क्या बना दे, ये कोई अल्फा प्रोटीन बना दे, तो इसके फंक्शन को चेंज कर देता है। और इसको जो है वो क्या कर देते हैं, कंस्टिट्यूटिवली उसको क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। अब देखिए लाज़िमी बात है, ये एक्स फॉर एग्जांपल ये काम कर रहा था, इसने वाई काम करना था, लेकिन अल्फा बन गया तो अब अल्फा क्या करेगा, वो बीटा काम करेगा। तो इस तरह ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो ये चेंज है और ये कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव चेंज होगा। और इसी तरह ये जो प्राइम एग्जांपल हम इसकी देते हैं, म्यूटेशन इन आरएएस जीन है, ठीक है? जो कि बेसिकली 15 से 20% हर ह्यूमन ट्यूमर में पाई जाती है और इसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज किए जा सकता है, ठीक है? तो ये अगर हम डायग्नोस करेंगे आरएएस जीन को हम देख के इसकी पॉइंट म्यूटेशन वगैरह को हम जो है वो
डायग्नोस भी कर सकती है कि कैंसरस है या नहीं है। क्लियर? ओके। अब हम इसको देखते हैं कि जीन एम्प्लीफिकेशन भी एक फैक्टर है कि क्रिएशन ऑफ द मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑन्कोजीन। एक जो ऑन्कोजीन बन गई है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, ठीक है, उसी जीनोम में, और वो लीड करेगा टू एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटिंग प्रोटीन। लाजमी बात है, क्या होगा, नंबर ऑफ जो जीन्स होंगे वो अगर ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि किसको प्रोमोट करते हैं, कैंसर को, वो भी क्या होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे। अच्छा, जब वो ज़्यादा होंगे, तो उसकी वजह से उनकी जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होगा। जब उनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें जो सिग्नलिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, सिग्नलिंग जो है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब सिग्नलिंग उनमें ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, ठीक है? उससे यही होता है कि ये सिग्नलिंग, जब बैड सिग्नलिंग चूँकि ज़्यादा हो गई है, तो उससे क्या होगा, कैंसर के चांसेज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने HER2 जो है वो जीन का बताया है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, ठीक है? HER2 जीन यहाँ पे एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जो है, इधर HER2 जीन्स हैं, वो एक्सप्रेस होते हैं, उनकी एम्प्लीफिकेशन होती है और उनकी वजह से ख़ास किस्म की प्रोटीन्स बनते हैं, और वो प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, और उनकी वो जो कैंसर कॉज़िंग सिग्नलिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से वो क्या काज़ कर देते हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर काज़ कर देते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस phenomena of gene amplification role in the cause of cancer development। अब क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स पे आते हैं, तो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में सेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो कहते हैं ब्रेक ऑफ एंड रीजॉइन इनकरेक्टली। क्रोमोसोम का जो रीजन है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इसका कोई एक रीजन जो है वो फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हुआ है, तो उसकी ब्रेक होने की वजह से वो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल इसका कोई हिस्सा ये वाला कटा है, अब जब ये कट गया है तो अब ये क्या होगा, रीजॉइन होगा, ठीक है? अब ये हिस्सा क्या होगा, फॉर एग्जांपल रीजॉइनिंग, तो रीजॉइन होते वक़्त इसमें चांसेस होते हैं कि इसकी रीजॉइनिंग क्या करती है, वो मैटर करती है कि जब ये रीजॉइन हुआ है तो इस दौरान इसकी क्या उसी तरह रीजॉइन हुआ है जैसे ये पहले था, या इसमें कोई डिफेक्ट आ गया हुआ है, कोई चेंज आ गया, कोई अल्टरेशन हुई है, ठीक है? तो उसमें कोई ट्रांसलोकेशन हुई है, तो उसमें क्या होता है, एक फ्यूजन जीन यानी कि लाइक के BCR और ABL जीन इन क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में इस तरह से उनका होता है कि उनकी जीन ब्रेकेज होती है, फिर वो आपस में मिलते हैं और वो क्या कर देते हैं, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, और डिफेक्ट आके वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे मूव करवाते हैं ओंकोजीन को, और ओंकोजीन जो है नियर हाई एक्टिव प्रोमोटर के साथ आके क्या करती है, लगती है, और यहाँ पे उसको एक मैसिव इनएप्रोप्रिएट डीरेगुलेशन काज करवाती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये तो आपको होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा कि फ्यूजन जीन्स हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी बी सेल रिसेप्टर्स की, के बी सेल रिसेप्टर हैं, और ABL जीन्स हैं जो कि क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में काज होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसमें हम आगे अभी डिस्कस करते हैं कि ट्यूमर सुप्रेसर जीन इनएक्टिवेशन कैसे होती है, द टू हिट मॉडल क्या है। तो ओंकोजीन जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेकिन ट्यूमर सुप्रेसेंट जीन जो हैं उनको लाजमी एक्टिवेट होना चाहिए। अगर वो अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देते हैं और म्यूटेशन की वजह से, तो वो काज कर सकते हैं कैंसर, और इनका मैकेनिज्म ऑफ इनएक्टिवेशन मस्ट अफेक्ट बोथ कॉपीज एलील्स ऑफ द जीन। देखो, सिर्फ जीन्स जो है वो अफेक्ट नहीं होते, अगर एक जीन अफेक्ट हो रही है तो साथ में उसकी कॉपी जो एलील होगी वो भी अफेक्ट होती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर काजे में, इसी वजह से वो तेजी से फैलता भी है, ठीक है। लेट्स सी कि इसमें यहाँ पे ये डायग्राम से देखें तो हम कहते हैं फर्स्ट हिट
क्या होती है कि हम यहाँ पे जर्म लाइन या सोमैटिक म्यूटेशन अगर हो जाए, जर्म लाइन में या सोमैटिक म्यूटेशन हो जाए तो किसी एक एलील में, ठीक है, ये फर्स्ट हिट होती है। सेकंड हिट क्या है, सोमैटिक लॉस होता है और एलओएच और डिलीशन ऑफ द रिमेनिंग एलील। क्लियर हो गया। टू हिट कोर क्या है, उसमें है कि बोथ एलील मस्ट बी लॉस्ट टू इनिशिएट द कैंसर, दोनों एलील लॉस्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें यहाँ पे समझते हैं दोबारा से कि इनएक्टिवेशन जो है मैकेनिज्म क्या है कि लॉस ऑफ फंक्शन होता है, म्यूटेशंस, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस जो कि डायरेक्ट अल्टरेशन दैट डिस्ट्रॉय द जीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, अल्ट्रेशन होती है और अल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, वो जीन्स की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है कि वो एक फंक्शनल नॉर्मल प्रोटीन बना दे, तो ये होता है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। डिलीशन क्या होती है, लार्ज स्केल पे लॉस ऑफ क्रोमोसोमल रीजन हो जाता है जिसमें वो स्पेसिफिक जीन होती है, ठीक हो गया, और वो जीन जब डिलीट हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। इपिजेनेटिक साइलेंसिंग भी होती है कि लाइक केमिकल मॉडिफिकेशन लाइक मिथाइलेशन होती है, डीएनए में जो मिथाइलेशन का प्रोसेस होता है वो बेसिकली टर्न ऑफ करता है जीन के एक्सप्रेशन को, जो कि डीएनए के सीक्वेंस को जो है वो खुद चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो TP53 है, गार्डियन ऑफ द जीनोम है, म्यूटेशन जो है जब TP53 में आती है तो मोस्ट कॉमन जेनेटिक अल्टरेशन है ह्यूमन में, जो कि कैंसर काज करती है। 50% जो कैंसर के केसेस आते हैं ह्यूमन में, वो जो है वो इस जीन में, ये जो TP53 जीन है, इसमें जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो क्या आती है, म्यूटेशन आती है इसकी वजह से। और ये क्या होती है, इसकी इनएक्टिवेशन जो है वो डिसेबल करती है क्रूशल चेक्स को ऑन द सेल साइकिल एंड इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। सेल साइकिल के दौरान जो क्रूशल चेक्स होते हैं, क्रूशल पॉइंट्स होते हैं, उनको जो है उनके ऊपर जो है ये मिस कर जाती है और इनिशिएट करती है एपोप्टोसिस को। दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन द कैंसर डेवलपमेंट, particularly in human। क्लियर? ओके। अब कैंसर की प्रोग्रेशन कैसे होती है, कौन सी चीजें हैं जो कैंसर को प्रोग्रेस देते हैं। कैंसर इज नॉट अ स्टैटिक, स्टैटिक तो है नहीं, ज्यादातर ये मैलिग्नेंट होता है, ठीक है, फैलता है और ये प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। क्लोनल इवोल्यूशन जो है इसकी, वो एकोमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस की वजह से होती है और इसको मैलिग्नेंट बना देती है, जो कि सेल के डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस में से एक है, ठीक है। अच्छा, एकुमुलेशन जो है कैसे है इसकी, तो स्पेसिफिक म्यूटेशंस जो कि बेसिकली क्या करते हैं, दैट कॉन्फर अ ग्रोथ एडवांटेज एंड इनेबल कैंसर सेल्स टू इवेड नेचुरल डिफेंस लाइक एपोप्टोसिस एंड इम्यून सर्विलेंस। स्पेसिफिक म्यूटेशन है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक म्यूटेशन क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक म्यूटेशन जो है वो इनेबल करते हैं कैंसर सेल को, ताकि वो नेचुरल डिफेंस यानी कि एपोप्टोसिस और इम्यून सर्विलेंस को एक्टिवेट करे। जीन जीन इनस्टेबिलिटी कैसी होती है कि उसमें डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो लीड करता है हायर म्यूटेशन रेट को, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर लॉस ऑफ डीएनए रिपेयर होगा तो लाजिमी बात है वो उसकी हायर म्यूटेशन रेट्स होंगे और इसी तरह वो एक्सलेट करेगा रेट के कैंसर को, ठीक है, और कैंसर क्या होगा, मोर एग्रेसिव वे में प्रोग्रेस करेगा। क्लियर? तो मोर एग्रेसिव वे में जब प्रोग्रेस करेगा तो इससे क्या होगा, बहुत रैपिडली स्प्रेड होगा और उसकी डेवलपमेंट भी बहुत हाई होगी, डेवलपमेंट उसकी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा एंजियोजेनेसिस है। एंजियोजेनेसिस स्टिमुलेशन क्या है, इसमें हम देखते हैं कि एडवांस ट्यूमर जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर बताया हुआ है उसमें लाइक VEGF है, तो जो कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल और इंश्योर करता है एक वाइटल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट को एंड ऑक्सीजन की नेसेसरी को फॉर रैपिड ग्रोथ।
अब ये एंजियोजेनेसिस स्टिमुलेशन भी है जो कि इसकी प्रोग्रेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही है एडवांस ट्यूमर जो है, जो कि वो क्या करेंगे, इस तरह के फैक्टर को करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो न्यू ब्लड वेसल बनाने की कोशिश करेगा और ज्यादा न्यूट्रन सप्लाई करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन को नेसेसरी जो है वो रैपिड ग्रोथ के लिए देगा। तो इससे क्या होगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन, और एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी तो उससे क्या होगा, वो कैंसर में चला जाएगा। मेटास्टेसिस द फाइनल लाइफ थ्रेटनिंग स्टेप है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मैलिग्नेंट सेल जो है वो एक्वायर करते हैं एवॉइड इन्वेड करने की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर एक उसके सराउंडिंग टिश्यू क्या होंगे, ब्लड गए तो वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। लिवर का है तो वो उसके साथ स्प्लीन या किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के अदर टिश्यूज को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। या ये क्या करते हैं, ज्यादातर ये ब्लड स्ट्रीम से लिम्फेटिक सिस्टम में जो है इन्वेड करते हैं और स्टैब्लिश करते हैं सेकेंडरी ट्यूमर को इन डिस्टेंट ऑर्गन, जो इनसे हट के ऑर्गन होता है उसको जो है ये क्या करते हैं, उसमें जाते हैं। तो ये होता है मेटास्टेसिस। क्लियर। नाउ सी जेनेटिक सिग्नेचर इन कॉमन कैंसर। क्या सिग्नेचर होंगे इनके, जिनको हम साइन कहते हैं, ठीक है। साइन क्या होता है, डिफरेंट कैंसर टाइप एग्जिबिट यूनिक जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स, इनको हम फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, सिग्नेचर भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं, ठीक है। विच आर इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर द प्रिसाइज डायग्नोसिस एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट सिलेक्शन। हमें इनको समझना है क्योंकि हमें पता होना चाहिए, अगर हमें सिग्नेचर्स पता होंगे, उनके फिंगरप्रिंट्स पता होंगे, साइंस पता होंगे, तो हम उनको टारगेटेड जो है वो थेरापी करेंगे उसकी। अब लंग्स के हिसाब से देखें तो लंग एडिनो कार्सिमो है, कार्सिनोमा है। ये क्या करता है, इसमें जो सिग्नेचर होता है, जेनेटिक सिग्नेचर कैंसर का, वो क्या है, लिंक टू अ स्पेसिफिक एक्वायर्ड म्यूटेशन सच एज KRAS म्यूटेशन, जो कि 30% ऑफ दी लंग्स एडिनोमा कैंसर में ये वाली जीन जो है वो मौजूद होती है, एक्टिवेटेड होती हैं, जो कि एक्टिवेट करती है ग्रोथ की सिग्नलिंग पाथवे को और मुख्तलिफ किस्म के जो है टारगेट को, जैसे कि EGFR ग्रोथ वाला फैक्टर्स हैं, AL के जीन की रीअरेंजमेंट है, इनको एक्टिवेट करते हैं और इनसे फर्दर जो है वो कैंसर को प्रोग्रेस करवाती है। सेकंड में हेरिडिटरी, हेरिडिटरी ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर, या ओवेरियन में या ब्रेस्ट में जो कैंसर होता है उसमें वो इनहेरिटेड कौन सा होगा, देखो BRCA1 या BRCA2 ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है वो इनमें ज्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज द लाइफ टाइम रिस्क, ड्रामेटिकली इंक्रीज द लाइफ टाइम रिस्क। These genes are crucial for the DNA double strand break repair। अच्छा हैं तो ये किसके लिए, ब्रेक रिपेयर के लिए। एंड देरोज इम्पेयर द जीनोमिकली स्टेबिलिटी। अब ये तो DNA को बनाने के लिए, वापस रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये जब इनमें एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये जीनोमिक स्टेबिलिटी जो है वो उसको इम्पेयर कर देते हैं, लॉस कर देते हैं उसकी इम्पेयरमेंट। तो जब वो लॉस होते हैं तो उससे जेनेटिक कैंसर काज होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है कि ये इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। क्लियर। थर्ड, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया। इसमें देखें, इसमें क्या है, फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। बाय द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसका नाम है क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जो कि बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, जो कि जनरेट करती है पोटेंट BCR ABL फ्यूजन ओंकोजीन को, इनको जो है वो जनरेट करती है। और ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं वो ड्राइव करती है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये स्पेसिफिकली देखे ना, माइलोइड ल्यूकीमिया है ना, ल्यूकोसाइट से, तो उसमें माइलोइड है ये। तो ये क्या प्रोलिफरेशन करते हैं वाइट ब्लड सेल की अनकंट्रोल, तो इससे जो है वाइट ब्लड सेल का कैंसर कॉज होता है। कोलोरेक्टल कैंसर में क्या होता है, अब इसमें फ्रीक्वेंटली जो इन्वॉल्व वेल डिफाइंड सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस ऑफ म्यूटेशंस है, उसमें वो अक्सर जो है वो बिनाइन है विद, लेकिन होता क्या है इसमें, APC ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाता है उसका, फॉलोड बाय द म्यूटेशन इन KRAS एंड TP53 जीन। तो ये वो सिग्नेचर्स हैं जिनको हम जो है वो डायग्नोस्टिक में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर।
द इंटरप्ले ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, कैंसर इज रेयरली caused by the signal factor but rather a complex interaction between person's inherited genetic background and their exposure to environmental risk factor। ठीक है, सिंगल फैक्टर की वजह से तो कैंसर काज होता नहीं है, बहुत ही कम केसेस हैं जो सिंगल फैक्टर की वजह से लेकिन अगर उनके दरमियान इंटरेक्शन आ जाती हैं और जो बंदा है, जो पेशेंट होगा, उसके अगर जेनेटिक इनहेरिटेड जेनेटिक का बैकग्राउंड ऐसे है या उसका एक्सपोजर जो है वो अगेन जो है वो रिस्क इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोज होता है, तो तभी जाके वो कैंसर काज होता है। एक्वायर्ड जेनेटिक डैमेज फ्रॉम द कार्सिनोजेंस कैसे होता है? इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली डैमेज करते हैं डीएनए को और सिग्निफिकेंटली एक्सीलरेट करते हैं रेट ऑफ म्यूटेशन एक्युमुलेशन को। ठीक है, जैसे कि टोबैको स्मोक उसमें 70 नॉन कार्सिनोजेंस हैं जो कि वाइड स्प्रेड डीएनए डैमेज करते हैं, बहुत ज्यादा डीएनए को डैमेज करते हैं। इसी तरह यूवी रेडिएशन है जो कि स्पेसिफिक डीएनए लीजन्स बनाती है, थायमीन डाइमर बनाती है और वो आगे मिलानोमा काज करते हैं और मिलानोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर। वायरस में देखें तो ओंकोजेनिक वायरसेस होते हैं जो कि वायरस काज करते हैं, जैसे एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि इंसर्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल और डिस्टर्ब करता है ट्यूमर सुप्रेसर जीन को और प्रमोट करता है मैलिग्नेंसी को। ठीक है, फिर इसी तरह जो है हम कहते हैं कि ये जो इनहेरिटेड म्यूटेशंस हैं, ये इनकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कैंसर की, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये लाइफ टाइम कर जो है वो इंक्रीज करते हैं लाइफ टाइम का रिस्क। और इसके अलावा ये जो है वो फर्स्ट हिट जो इन कंसर्न्स हाइपोथेसिस है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ससेप्टेबल हो सेकंड की निस्बत, या वो एक्वायर्ड हिट की निस्बत जो है वो ससेप्टेबल हो। तो ये जो बेसिकली 3 चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा कि बार-बार एक्सपोज़र है टू एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, यूवी रेडिएशन जैसे वायरस हैं, तो इनको अगर बार-बार एक्सपोज़ होंगे तो उसकी वजह से ही काज़ हो सकता है, सिंगल फैक्टर की वजह से कभी भी कैंसर काज़ नहीं होता, ठीक है? मेजॉरिटी जो कैंसर होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं, 10% कैंसर जो है वो लिंक्ड होते हैं विद इनहेरिटेड जर्मलाइन म्यूटेशंस को। ठीक हो गया? मल्टी स्टेप मॉडल ट्यूमर जो है वो ट्यूमोरीजेनेसिस का ये है। इसमें आप देख सकते हैं ट्यूमर डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और उसमें इवोल्यूशन जो है वो आती है सिलेक्टिव जो है वे में, और ये जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस करता है और मल्टीपल जो है इसके स्टेप्स होते हैं और वो स्पेसिफिक जेनेटिक माइलस्टोन जब अचीव करता है उसके बाद ही कहा जाता है। जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन सेल है, होम्योस्टैटिक जीनोम फंक्शन है इसके, इसमें जो है वो म्यूटेशन एक्युमुलेशन हुई है, डीएनए डैमेज और ड्राइवर म्यूटेशंस हुई हैं, लेकिन उसके बाद फिर इसमें डिस्प्लेसिया हुआ है, जैसे कि सिलेक्टिव ग्रोथ एडवांटेज उसमें डिस्प्लेसिया हुआ है, या इन्वेजिव कैंसर उसमें आया है तो कि ब्रीच करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो ये चीज़ें जो है ये बेसिकली एक पूरा एक पाथवे होता है और वो पूरा एक ट्रैक है, उसके ऊपर ट्रैक पे चल के जाके एट द एंड जो है वो कैंसर काज होता है। एडिशनली हम ये कहते हैं, ठीक है, कि इन सारा जो इकोसिस्टम है ट्यूमर के अराउंड वो बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और उसमें बहुत सारे इम्यून सेल्स मौजूद हैं, फिब्रोब्लास्ट होते हैं और एपिजेनेटिक चेंजेस आ रहे होते हैं जो कि ये एक्चुअल को जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं और डिक्टेट करते हैं या जो है वो कैंसर को प्रोग्रेशन में और उसके रिस्पोंड ट्रीटमेंट के रिस्पोंड में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक हो गया? तो ये पूरा जो उसका ट्यूमर का जो सिस्टम है ना, उसमें ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि इम्यून सेल्स और फिब्रोब्लास्ट का, जो कि क्या करेंगे, वो सिंपली जो है वो क्या करते हैं, वो डिक्टेट करते हैं कैंसर की प्रोग्रेशन को और ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्स करते हैं। अब कैसे जो है वो हार्नेस किया जा सकता है जेनेटिकली कैंसर को, ताकि उसको रोका जा सके, उसको खत्म किया जा सके। तो कैंसर की जेनेटिक बेसिस जो है उसमें रिवोल्यूशनरी जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है ट्रीटमेंट के हवाले से। ठीक है, जनरलाइज्ड कीमोथेरेपी से लेके उसमें हाईली प्रिसाइज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, टारगेटेड थेरापीज जो है वो आजकल हैं जिसमें ड्रग्स दी जाती हैं और वो इनहिबिट करते हैं स्पेसिफिक ओंकोजेनिक प्रोटीन्स को जो कि फर्दर लीड कर रही थी, ओंकोजेनिक सेल्स बना रही थी और उनको प्रोलिफरेट कर रही थी। तो जैसे कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, वो इफेक्टिवली ब्लॉक करता है
जो बीसीआर की एक्टिविटी को, बीसीआर एबीएल फ्यूजन जो प्रोटीन होती है उसकी एक्टिविटी को इन सीएमएल और उसको जो हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे रहा होता है। इसी तरह जेनेटिक रिस्क असेसमेंट है। जेनेटिक रिस्क असेसमेंट में देखें तो जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को, ताकि वो इनहेरिटेड म्यूटेशंस के बारे में, यानी कि बीआरसी जैसे है उसके बारे में उसकी सर्विलेंस की जाए, उसको प्रोफाइलेटिक सर्जरी उसकी की जाए और उसको जो है वो अर्ली इंटरवेंशंस के, अर्ली जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें ही और उसके अर्ली स्टेजेस पे उसको रोका जा सके और उसको उसकी जो है उसकी इन्फेक्शन रेट और उसके डेथ रेट से उसको लीस्ट किया जाए। फर्दर जो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, जैसे कि जो रिसर्च जो है वो कंटिन्यू है और उसके ऊपर मजीद वर्क जारी है। तो इसमें पर्सनलाइज्ड वैक्सीन भी है, कुछ जो है वो ट्यूमर रेजिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग को मजीद भी जो है बेहतर किया गया और उसमें जो है कुछ नोवल इम्यूनोथेरापीज जो है वो अभी तक मजीद जो है वो आए हैं और उसको उनके ऊपर काम चल रहा है और स्पेसिफिक जेनेटिक जो है उसको स्टडी करके तो इन सारी चीज़ों को जो है वो टैकल किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो जर्नली जो नॉलेज है और इसमें जो ओवरऑल जेनेटिक के बारे में और बेसिस ऑफ, जैसे जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज है या कैंसर है, तो उसके बारे में ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है कि उसकी ट्रीटमेंट उसको रोकने और उसकी मुख्तलिफ किस्म की वल्नरेबिलिटी के ऊपर जो है कैंसर को रोकने में हेल्प आउट हो सकता है। आज के लिए ये जो लेक्चर है हमारा जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर यहाँ तक था और इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। होप्स हो कि आपको ये अच्छा लगा होगा और फर्दर जो है इसी तरह के लेक्चर्स के लिए बायो स्कोर के साथ या स्कोर ऑनलाइन कोचिंग के साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।